ईरान के यूएन मिशन ने आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने का आह्वान किया। अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर आपातकालीन बैठक। तो अमेरिकी हमलों की निंदा करने का आग्रह भी किया गया है। ईरान के यूएन मिशन ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्हें बिना उकसावे के और पूर्व नियोजित आक्रामकता का कार्य बता दिया है। तो अब ईरान यूएन से आग्रह कर रहा है कि ये जिस तरीके से हमले किए गए हैं इसके बाद एक बैठक बुलाई जाए। तो अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। आपको बता दें कि आज सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 3 न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। और इसके बाद से इजराइल का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने 14 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है और उसके जवाब में इजराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। तो एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ पल पल की अपडेट आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने ईरान से साफ कह दिया कि या तो शांति स्थापित करे ईरान, नहीं तो इन 9 दिनों में जो जोरदार धमाके हुए हैं इससे भी भीषण त्रासदी देखने को मिलेगी। और इसके बाद से ईरान की तरफ से बयान आता हुआ, क्योंकि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी लगातार हमने देखी हैं। और इसी बीच अंशु जोशी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज देखती हैं और इनके साथ लगातार बातचीत करेंगे। अंशु जी, आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो युद्ध स्थिति उत्पन्न हुई है और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका की अब इसमें एंट्री हुई है, ये आगे कहाँ जाता हुआ? ईरान के पक्ष में कौन से वो देश होंगे जो अब ईरान का साथ देते हुए नजर आएंगे? राधा जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में कूद गया है, तो उसके बाद से आप देखिए कि दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी अब हमको एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इनमें से अब युद्ध में कूदने कितने आएंगे ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात को लगातार कह रही हूँ कि यदि हम ईरान के सहयोगी देशों की ओर देखें, हम उन देशों को देखें जो ईरान का समर्थन करते हैं, तो फिर उसमें हमें चीन, रशिया, अजरबैजान, इस प्रकार के देश हमें नजर आते हैं। लेकिन क्या ये देश अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को साइड में रख के ईरान के साथ सीधे सीधे युद्ध में कूदेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से विगत 2 दिनों से लगातार रशिया से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, पहले पुतिन के हवाले से स्टेटमेंट्स आए, फिर सरगेई के हवाले से स्टेटमेंट्स आए कि अमेरिका को इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। बावजूद इसके पहले तो ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि वो 2 हफ्तों का डिप्लोमेटिक पॉज ले रहे हैं, 2 हफ्तों तक वो ये प्रयास करेंगे कि अमेरिका को इस युद्ध में ना कूदना पड़े। बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अचानक कल रात को फिर ये बहुत जोरदार हमला हुआ है, जिसमें अमेरिका के जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं उन्होंने अपने GBU-57A MOP के माध्यम से, जो बंकर बस्टर भी कहलाते हैं, इनके माध्यम से जो 3 महत्वपूर्ण मिसाइली ठिकाने या न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ईरान की, इसमें फोर्दो, इस्तेफान और नतांज, ये तीनों साइट्स हैं। और फोर्दो को यदि हम देखें तो तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट ये कहा जाता है, फोर्दो प्लांट, इस पर हमले हुए हैं और यहीं पर सबसे गहराई में पहाड़ियों के बीच ईरान का पूरा सब जो एम्बिशियस अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई चीजें हैं, एनरिच्ड यूरेनियम है, सब कुछ यहीं पर है। तो ये जो हमला है वो अमेरिका ने किया। अब इसके बाद हम लगातार विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कौन जुड़ सकता है, किसके साथ कौन है। इजराइल के साथ हमें सीधे सीधे पश्चिमी देश, अमेरिका, नाटो दिखाई पड़ता है। हम ईरान की तरफ देखते हैं तो रशिया, चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान, इस प्रकार के देश दिखाई पड़ते हैं। अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में कूद गया है। अमेरिका की लंबे समय से
से इस पूरी परिस्थिति पर नजर भी थी। और यदि हम पीछे कुछ महीनों में नजर डालें तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप मन बना चुके थे कि आगे नहीं तो पीछे ईरान के ऊपर हमला अमेरिका करेगा, क्योंकि ईरान के साथ में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के आज से नहीं वर्षों से अमेरिका की तनातनी है। और जिस तरह का एक्सट्रीमिस्ट रिजीम अभी ईरान में है उसके चलते भी अमेरिका की ईरान के साथ तनातनी है। तो अमेरिका के पास अपना एक रीजन है ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के अलावा। लेकिन जब हम रशिया, चीन और इन देशों की ओर नजर डालते हैं, पाकिस्तान के तो चीफ अभी खुद यूएस में बैठे हुए थे, तो इन देशों के पास ऐसी कोई डायरेक्ट वजह नहीं है जिनके लिए वो युद्ध में कूदे। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि ईरान का पलड़ा हमें यहाँ बहुत कमजोर दिखाई पड़ता है। और इस बात को ईरान के सुप्रीम लीडर भी समझ रहे होंगे कि लंबे समय तक युद्ध को सस्टेन करना अभी कितने भी अग्रेसिव नजर आ रहे हों ईरान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, और ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कह दिया है कि ईरान या तो शांति स्थापित करे, नहीं तो इससे ज्यादा त्रासदी उसको देखने को मिलेगी। आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। तो इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका पर हमले पर यूएन महासचिव का बयान भी सामने आया है। एंटोनियो गुटेरेस ने हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, ऐसा एंटोनियो गुटेरेस का कहना है। तो अमेरिका से हमले से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से शांति की अपील की है। तो देखिए, यूएन की तरफ से शांति स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है और यूएन महासचिव ने बयान देकर कह दिया है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। तो खास तौर से अमेरिका से हमले से क्षेत्र में तनाव पैदा न हो, इस बात की अपील की है। तो गुटेरेस ने सभी पक्षों से शांति की भी अपील की है। तो इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों से ही यूएन के महासचिव ने अपील की है कि शांति स्थापित करें और इस युद्ध पर विराम लगाएं। तो अब एक एक बयान सामने आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले किए गए उसके बाद से ये युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है। और देखिए, हमले पर ईरान परमाणु संगठन का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ा है, ऐसा आईएईओ की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका का हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमले में कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, इस बात की भी जानकारी आईएईओ की तरफ से कही गई है। तो आसपास रहने वालों के लिए अभी खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। तो देखिए, हमले पर ईरान परमाणु संगठन की तरफ से बयान, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि वहां पर कोई भी रेडिएशन नहीं फैला, तो इसके बाद से अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका जो दावा कर रहा है कि हमने तीनों जगहों को नष्ट कर दिया है, क्या वो वाकई में वहां पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मेरे साथ लगातार आपको बता दें कि अंशु जी बनी हुई हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया, अंशु जी क्या लगता है अब जब ये बात सामने आ रही है कि रेडिएशन नहीं फैल रहा, तो अमेरिका जो दावे कर रहा है कि हमने 3 जगहों पर अटैक किया है, क्या वो इतना भयावह, इतना भीषण अटैक है कि रेडिएशन नहीं फैल रहा? एक सवाल है अपने आप में जी। राधा जी, ये एक ऐसा सवाल है, या तो आईएईए की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम या मैकेनिज्म यहाँ पर हो जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि जो ये 3 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका अपनी सफलता का दावा कर रहा है, तो यदि इसके बाद विकिरण नहीं फैला तो कम से कम वहां के लोगों के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये जो साइट्स हैं ये सब बहुत गहरे नीचे जमीन की गहराइयों में स्थित हैं। ये तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे, और जिस प्रकार के बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है तो वो नीचे जाकर के उसकी जैसे जो गहराई की उसकी क्षमता है, तो इसकी क्षमता जो है वो 200 फीट की है। 200 फीट तक जा करके और फिर ये बॉम्ब विस्फोटित होता है। तो अभी विकिरण नहीं है, अच्छी बात है। ईरान के हवाले से भी इस प्रकार की वहां की न्यूज एजेंसी से खबरें आ रही हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं फैला है, लोग सेफ हैं। लेकिन अब
या तो किसी मॉनिटरिंग इस प्रकार के मैकेनिज्म या प्रोसेस के जरिए ये पता लगाया जाए कि आखिरकार को सत्य क्या है, क्योंकि अमेरिका का भी अपना ये क्लेम है कि उसने अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के माध्यम से इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बहुत पोटेंशियल हार्म पहुंचाया है। तो क्या कितना इसमें किस प्रकार का नुकसान ईरान का हुआ है, ये या तो ईरान की तरफ से कोई वक्तव्य आए या वैज्ञानिकों की तरफ से कोई वक्तव्य आए या कोई स्वायत्त एजेंसी या फिर ये IAEA का कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके माध्यम से ये पूरा वे करके, इस पूरी सिचुएशन को वे करके जब तक कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है। धीरे धीरे अब तस्वीरें आ रही हैं तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि विस्फोट तो हुए हैं, हमला तो हुआ है, अब उसका क्या नतीजा निकला है ये हमको जब तक और क्लियर पिक्चर्स नहीं आती हैं, डेटा नहीं आते हैं, तब तक कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ईरान की स्ट्रीट्स पर सुबह जिस तरह से मैं पत्रकारों को भी देख रही थी, बोल रही थी दूसरे शो में मैं देख रही थी, तो वहां पर लोग घूमते हुए नजर आए और वहां के हवाले से तो इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं फैला है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल, वहाँ के लोगों के लिए भले ही ये एक अच्छी बात हो अंशु जी, लेकिन अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि अमेरिका जब कह रहा है कि हमने इतना बड़ा अटैक किया है तो फिर रेडिएशन न फैलना ये भी एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या ये हमला इतना बड़ा था। लेकिन साथ ही साथ जो अन्य सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका ने ये अटैक किया और उसके पहले जब अमेरिका ने कहा कि हम 2 कदम पीछे लेंगे, हम 2 हफ्ते तक कोई भी बड़ा हमला नहीं करेंगे, और फिर अचानक से ये बड़ा हमला कर देना, इसके पीछे की आप क्या वजह समझ रही हैं? मुझे लगता है अमेरिका इस हमले को लेकर के पिछले कुछ दिनों से तैयारी तो कर ही रहा था। आप कूटनीतिक स्तर पर देखिए ट्रंप किस प्रकार से लगातार अपनी बयानबाजी को बदल रहे थे। फिर हमारे देश में इस बात को लेकर के बड़ी बहस भी छिड़ी कि भाई आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ क्या कर रहे हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शन में लगे हुए थे। मैंने तब भी आपके चैनल पर ही ये बात कही थी कि 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाया है। एक तो जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा ईरान के साथ में मिलती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रंप नहीं चाहते कि चीन या ईरान पाकिस्तान का इस युद्ध में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेवरेज लें। दूसरा कारण यहाँ पर चीन की मौजूदगी है, इसे कंटेन करना चाहते हैं ट्रंप। और तीसरा कारण जो ये है कि कभी पाकिस्तान के साथ अमेरिका की शत्रुता नहीं रही। पिछली दफे जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आए थे तब उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान को एक धोखेबाज देश कहा था और आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने वाला देश कहा था। इस बार उन्होंने ये यू टर्न लिया क्योंकि वो री इंगेज करना चाह रहे हैं इन सारी कूटनीतिक वजहों के कारण। तो मुझे तभी कुछ एक खटका सा लग रहा था कि आगे चलकर के क्या खाड़ी देशों के प्रति कुछ ऐसा अमेरिका का हमें ईरान के प्रति अटैक देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा जो B2 बॉम्बर्स को लेकर के लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कल भी ये पहले गुयान के लिए रवाना बताए गए जो लगभग 7,500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं ईरान से। लेकिन फिर आप देखिए कि हुआ कुछ और ही, इनके माध्यम से ईरान की 3 की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कराया गया। तो मुझे लगता है अमेरिका वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटैक। ये था कि ये हमला कब करना है, ये दुश्मन को चौंकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का समय चुना। और आप यदि यहाँ पर देखें तो भारत ने लगभग इसी तरह से पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। एक दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि कल सिविलियन ड्रिल होनी है और अगली सुबह जब सब उठे तो पता चला कि रात को ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर दिया गया। तो अमेरिका इस हमले के लिए तैयार था। लेकिन बार बार ट्रंप, मुझे लगता है जो बयान बदलते रहे वो शत्रु देश को कंफ्यूज करने के लिए और जिस तरह से अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर के बयान दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं शत्रु देश को चौंकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही अंशु जी। और जिस तरीके से अब ये अटैक किए गए हैं और उसके बाद ईरान जिस तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, अब ये भी देखने वाली बात होगी कि ये पूरा जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है वो आगे कहाँ जाती है। इस पर भी आपसे आगे चर्चा करेंगे, आपसे सवाल जवाब लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हुए, इजराइल का ईरान पर हवाई हमला। तो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर अटैक हुआ है, तो ड्रोन और हथियार के ठिकानों पर धमाका किया गया। तो देखिए अब एक एक करके बड़े बड़े धमाके, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और अब पलटवार इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हवाई हमला किया गया है। तो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के ऊपर अटैक किया गया,
ड्रोन और हथियार के ठिकानों पर धमाका किया गया है। तो इजराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान में जो भी ड्रोन और हथियार के ठिकाने हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए ताकि ईरान इनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ न कर पाए। लेकिन अब देखना होगा कि ये युद्ध की स्थिति आगे किस ओर बढ़ती है। तो अंशु जी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अंशु जी, आप क्या समझ पा रही हैं आगे जाकर ये युद्ध की स्थिति किस तरफ जाएगी? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत या फिर थोड़े दिनों बाद इसकी शुरुआत? इस प्रश्न को लेकर के लगातार हमने आपके चैनल पर चर्चा की है। तो विश्व युद्ध को जब हम देखते हैं, हम यदि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियां थी उसमें सीधे सीधे दो खेमे थे जिनके बीच में युद्ध हुआ। एक खेमे की विजय हुई, दूसरे खेमे की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध इसी तरह से हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध इसी तरह से हुआ। इसमें कॉलोनियल मास्टर्स के साथ साथ उनकी जो कॉलोनीज थी, जो औपनिवेशिक उनके उपनिवेश थे, औपनिवेशिक देश थे, ये सभी सम्मिलित हुए। फिर हमने देखा शीत युद्ध चला, जिसमें कि दो लॉबीज, जिसका एक का संचालन यूएसएसआर कर रहा था, तत्कालीन सोवियत संघ, दूसरे का संचालन अमेरिका कर रहा था। और ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर हम कह सकते हैं जो कई वर्षों तक चला। लेकिन 90 के दशक में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, शक्ति की परिभाषा बदली, शक्ति के प्रतिमान बदले, अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाने लगा, जिस तरह से एशिया से चीन एक शक्ति के रूप में उभरा, दुनिया मल्टीपोलर हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन की एक वेव आई, तो इसके बाद पूरी दुनिया में एक इस समझ को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला कि इस प्रकार के जो युद्ध हैं वो हमारे पूरी दुनिया को, हमारे विश्व को कई सदी पीछे ले जाते हैं विकास की दृष्टि से। और आज का जो समय है उसमें सब अपनी अर्थव्यवस्था पर, विकास पर फोकस करना चाहते हैं। तो हम जब विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध विश्व युद्ध तब कहलाएगा जिसमें हर एक कॉन्टिनेंट का इसमें प्रतिनिधित्व हो। तो इसीलिए मैंने पाकिस्तान की बात रखी कि पहले तो इसमें रीजनल वॉर, हम अभी तो कह सकते हैं कि रीजनल वॉर चल रहा है, क्योंकि इसमें इजराइल और ईरान के अलावा दूसरे और भी खाड़ी देश हमें सम्मिलित इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नजर आते हैं। अब हम ये देखें कि अमेरिका भी इसमें कूद गया है, लेकिन क्या इसमें यूरोप से कोई पार्टिसिपेशन आता है? क्या हम आगे इसमें रशिया से कोई पार्टिसिपेशन देखते हैं? क्या एशिया से कोई प्रतिनिधित्व करता है? क्या अफ्रीका से कोई देश इसमें कूदता है? क्या लैटिन अमेरिका से कोई देश इसमें कूदता है? जब ये तमाम कॉन्टिनेंट से देश इस युद्ध में कूदेंगे, अब हो सकता है कि इसका थिएटर पश्चिमी एशिया हो सकता है थिएटर और कहीं पे खुल जाए, तब ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा मुझे हाल फिलहाल की स्थिति में संभव नहीं लगता। अभी तो हम इसको एक रीजनल वॉर के रूप में देख रहे हैं और इजराइल के क्लोज अलाई के रूप में इसमें हमें अमेरिका कूदा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंशु जी, और देखिए अमेरिका जब इसमें कूद चुका है तो देखना होगा कि आगे इसमें क्या होगा, क्योंकि जब अमेरिका ने एंट्री कर ली है तो जाहिर सी बात है कि आगे भी कुछ बड़ा होगा और इसका परिणाम ईरान के लिए कुल मिलाकर अच्छा नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए अंशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।